हेलो स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हम ये जानेंगे कि जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्यों होते हैं और उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अब ये देखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द पार्टिकल रिमेन क्लोज टू इट्स मीन पोजीशन। यहाँ मीन पोजीशन के क्लोज रहने की बात क्यों की गई है? क्योंकि अगर हम मीन पोजीशन से दूर चले जाएंगे तो डिफरेंट अदर पार्टिकल्स या डिफरेंट अदर फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में हमारा पार्टिकल आ जाएगा और जो फोर्सेस हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर की हो जाएंगी। सो एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ साई। तो जब आप मेन पोजीशन के वेरी क्लोज रहते हैं तो जितनी फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। वेयर एज इफ़ द सिस्टम और पार्टिकल ऑसिलेट वायलेंटली, वायलेंटली का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आपका जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से दूर चला गया, द डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन साई इज़ वेरी कम्प्लेक्स। तो वहाँ पर हम इन द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर जिसको हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक आपका ग्रीक अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम साइज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स आपके पास रिलेशन आ जाएगा वो किसकी वजह से आ जाएगा कि अगर हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है तो अदर पार्टिकल अदर फोर्सेस के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली कंडीशन ये है कि जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन के बहुत क्लोज होना चाहिए। तो अगर मीन पोजीशन के बहुत क्लोज पार्टिकल होगा तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल ऑसिलेशन अप्रॉक्सीमेशन। अब देखिए, इसको स्मॉल ऑसिलेशन अप्रॉक्सीमेशन क्यों कहा गया? नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब है मीन पोजीशन के पास रहेंगे। तो अगर मीन पोजीशन के पास रहेंगे तो आप यहाँ पर ये लाभ बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस के साई, वेयर साई रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट एंड जो के है आपका वो फोर्स कांस्टेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिएगा, ये नेगेटिव साइन जो है यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर दें तो आप कंसीडर कीजिएगा, अगर हम पेंडुलम का केस लेते हैं, पेंडुलम में जो बोब है यानी कि जो मास है आपका वो ओ पोजीशन के ऊपर आपका रेस्ट में है, ओ पोजीशन आपकी मीन पोजीशन है। हम एफ फोर्स लगाने के बाद इसको साइड डिस्प्लेसमेंट पर ए पोजीशन के ऊपर यहाँ पर ले के आ गए हैं यहाँ पर। तो जो आपके पास एफ है, जितनी फोर्स आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इट मीन्स के जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, साई के हो गया। अब नेगेटिव साइन क्यों आ गया? अब ये देखिएगा, ए पर आने के बाद एफ फोर्स को तो हमने रिलीज कर दिया, एफ फोर्स को तो हमने रिमूव कर दिया, सिर्फ एफ फोर्स को हमने डिफॉर्मिंग फोर्स जो हमने लगाई उसको तब तक लगाया हमने जब तक उसको हम किस पर ना ले गए, एक्सट्रीम पोजीशन पर ना ले गए। एक्सट्रीम पोजीशन पर लाने के बाद हमने अपनी फोर्स को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब जो आपकी बॉडी है, जो बोब है पेंडुलम का, इट स्टार्ट्स टू ऑसिलेट। अब ये जो ऑसिलेट कर रहा है वो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से नहीं कर रहा है, अप्लाइड फोर्स की वजह से नहीं कर रहा है, वो किसकी वजह से कर रहा है, वो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से कर रहा है। और जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी को हमेशा ए से ओ पर लाने की कोशिश या बी से ओ पर लाने की कोशिश, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट में लाने की कोशिश करती है। तो आप यहाँ पर ये देखें, द फोर्स ऑलवेज अपोजेज द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमेशा कहाँ पर लगेगी, मीन पोजीशन की तरफ लगेगी, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, आपका एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होगा। तो आप ये देखिए कि ये दोनों जो डायरेक्शंस हैं फोर्स की, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपस में हमेशा क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। तो ये नेगेटिव साइन इस वजह से आया कि जो मोशन है वो आपकी अब किसकी वजह से हो रही है, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रही है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ये इक्वेशन दे दी है कि F इज इक्वल टू माइनस के साई। तो यहाँ पर आप ध्यान दो चीज़ों के ऊपर देंगे। जो आपका ये इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन तब लगी है जब डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा,
और आपका जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो मोशन है वो किसकी वजह से आई है, वो अब रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से आई है, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स तो आपने एक बार मोशन देने के बाद रिमूव कर दी है। और स्मॉल ऑसिलेशन अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने फोर्स लगाई, उससे जो आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल, ताकि जो पार्टिकल है वो अनदर पार्टिकल, अनदर फोर्सेस नियर बाय प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट पार्टिकल, वो उनके इन्फ्लुएंस में ना आए। सिर्फ आपका पार्टिकल, आपने जो अप्लाई की है फोर्स, उसके इन्फ्लुएंस में ही रहे। तो नेगेटिव साइन शोज एफ अपोजेज इंक्रीज इन साइन। जैसे ही ओ से ए पर या ओ से बी पर आने की पार्टिकल कोशिश करेगा, तो इलास्टिसिटी की वजह से वो दोबारा ओ पर आने की कोशिश करेगा। के आपका क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। उसकी यूनिट जो है, पिछले जो हमने लेक्चर किया था, फर्स्ट लेक्चर किया था जो एसएचएम का, उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि के की यूनिट बताइए। तो यहाँ से देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 से जो फोर्स है वो न्यूटन में है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका एसआई यूनिट के अंदर मीटर्स में होता है। तो आप इसको मीटर को अगर उठाकर यहाँ पर ले आएंगे तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। तो के की यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। मैग्नीट्यूड के का डिपेंड किसके ऊपर करेगा? आपके मटेरियल के ऊपर करेगा जिसको आप खींच कर लेकर जा रहे हैं। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है उसकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी ज़्यादा हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है? कि कितनी फोर्स लगाएं पार्टिकल दूर चला जाएगा, कितनी फोर्स लगाएं कि पार्टिकल रेस्ट पोजीशन से कहाँ चला जाए? एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 और कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। और हुक्स लॉ का आप मतलब जानते हैं कि वो किससे रिलेटेड है? इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। तो इक्वेशन 1 जो है वो हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट यहाँ पर करती है। इससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन दे सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि हम एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम रिप्रेजेंट करें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो आप बहुत ईजिली समझ जाते हैं कि ये इक्वेशन और कुछ नहीं है, ये इक्वेशन एक आपकी सर्कल की इक्वेशन है। सिमिलरली सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब तक देखिएगा, साई जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि मीन पोजीशन से आप कितनी दूरी पर चले गए हैं। तो अगर हमारे पेंडुलम की मीन पोजीशन ओ है और अगर आप ए पर आ गए हैं, तो इसका मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट कितने की दे दी है? साई की दे दी है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेशन था। और साई को हमने पहले ही बता दिया, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो जैसे रोमन अल्फ़ाबेट है आपके पास ABCD, इसी तरह ग्रीक अल्फ़ाबेट आपके पास साई है। तब सोचिएगा, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करवा दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिर डिफ्रेंशिएट करवा दिया, तो आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसको इंडिकेट कर देगा? आपका एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर देगा। तो यहाँ देखिएगा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है किसी भी पार्टिकल पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसके एक्सेलरेशन के अंदर, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन? आप जानते हैं, एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज़ द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो अगर बॉडी का मास m है, यानी कि ये जो बॉब हमने दिखाया था इसका मास m है, तो आपने अगर डिस्प्लेस्ड कर दिया उस बॉडी को, तो हमें पता है कि उस पर जो फोर्स लगेगी वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो ये आपने कहाँ से निकाला था? ये आपने न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाला था कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। और ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? dv अपॉन dt। और v को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है?
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है साई, इसको एक बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और एक बार और कर देंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए है, और ए को हमने किसकी फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू माइनस के साई भी है, के आपका फोर्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और साई हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये देखिए के हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग माइनस के साई भी है, और के न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एम इंटू ए भी है, यानी कि एम इंटू डी स्क्वेयर साई अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास आ गया एम इंटू ए, यानी कि एम इंटू डी स्क्वेयर साई अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के साई। और अगर माइनस इसको एम को यहाँ पर हम माइनस के की तरफ ले जाएं, तो दिस विल बी द इक्वेशन डी स्क्वेयर साई अपॉन डी टी स्क्वेयर, दिस इज नथिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के एम अपॉन ओमेगा, सॉरी माइनस के अपॉन एम इंटू साई, साई इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह की इक्वेशन नज़र आ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल मीन पोजीशन के एक तरफ दूसरी तरफ भी उतना ही जा रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को हम कह देंगे कि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। क्यों कहा सेकंड ऑर्डर की, तो देखिएगा कि यहाँ पर आपका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन है। फिर हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन भी कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिएगा जो इक्वेशन है वो हर जगह किस पर डिपेंड कर रही है, साई पर डिपेंड कर रही है। सिर्फ एक ही डिपेंडेंट है यहाँ पर, के तो कांस्टेंट है, आपका क्या हो गया फोर्स कांस्टेंट, एम क्या है, मास कांस्टेंट है आपका। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो वेरिएबल कौन है आपका, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो होमोजीनियस भी हो गई, यानी एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो जब आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो यू कैन गेट 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, या तो साई की वैल्यू होगी ए साइन ओमेगा टी, या फिर आप साई की वैल्यू को रख सकते हैं बी कोस ओमेगा टी। ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है आपके पास, ओमेगा आपके पास यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो एक सॉल्यूशन तो आपको इक्वेशन नंबर 2 का ए साइन ओमेगा टी भी ले सकते हैं आप, एक सॉल्यूशन आप इसको बी कॉस ओमेगा टी भी ले सकते हैं, और एक सॉल्यूशन आपके पास जनरलाइज सॉल्यूशन हो सकता है ए साइन ओमेगा टी प्लस में बी कॉस ओमेगा टी। तो दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, this is also a solution, and this third one is also a generalized solution of this above equation, which is a homogeneous second order differential equation in the terms of psi। तो आपके पास ये 3 इजी सॉल्यूशन हैं। तो आप साई को ए साइन ओमेगा टी भी कह सकते हैं, साई को बी कोस ओमेगा टी भी कह सकते हैं, साई को ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी भी कह सकते हैं, are the easy solution of the above equation, and this above equation is nothing, it is a homogeneous second order differential equation। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा, अगर यहाँ पर इस इक्वेशन पर थोड़ा सा हम ध्यान दें, के तो क्या है कांस्टेंट है, एम भी क्या है कांस्टेंट है, तो टाइम अगर चेंज कर दिया तो हमारा साई भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपका जो साई है, साई इज नथिंग, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टी, या आपका फंक्शन ऑफ टी है। तो आप लिख सकते हैं साई इज ए फंक्शन ऑफ टी। तो ये जो ब्रैकेट में टी लिखा है ना, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी नहीं है, वो हम ये दिखा रहे हैं कि साई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है, ए साइन ओमेगा टी। तो ए कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है, वेरिएबल कौन है आपका, टाइम पीरियड है। सोचिएगा
अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है और वो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है, क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करवा दीजिए। तो अपनी ये इक्वेशन आई है डिस्प्लेसमेंट की, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करवाइएगा। तो डिफरेंशिएट करवाते ही वेलोसिटी आ गई ना हमारी। तो वेलोसिटी आ गई तो अब ये देखिएगा, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। अब साइन ओमेगा टी के अंदर, टी है आपका वेरिएबल, ओमेगा है कांस्टेंट, तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी। तो दिस विल बिकम द वेलोसिटी ऑफ योर सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन पे आ जाइए। चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसको इंडिकेट करता है, आपके एक्सेलरेशन को। दिस इज योर वेलोसिटी, और इसको अगर आप टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करवाएंगे, ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ए और ओमेगा तो हम ले आए। कॉस ओमेगा टी को जब डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और ओमेगा निकलाएगा आपका बाहर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो आपका आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी। तो देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट पता था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करवाया, एक्सेलरेशन आ गया। इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करवाया तो क्या आ गया, आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो इक्वेशन 3 4 कौन सी हो गई हमारी, हमारी 3 4 हो गई। एक तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और एक हमारे पास किसकी हो गई, वेलोसिटी की वैल्यू। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करें, अब इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा, कौन सी ली थी आपने, ये ली थी। अब ये देखिए, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन को। ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को। तो मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, ए साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन की जगह मैं एक्सेलरेशन लिख दूँ। कितना था एक्सेलरेशन, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जब हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन लाइक दैट। तो अभी ए जो है, ए से हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, हम ये जो आपके पास ए है वो कैंसिल हो जाएगा। साइन ओमेगा टी से आपका साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के एम। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये आपके पास आ गई, अंडर रूट के अपॉन एम। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फोर्स कांस्टेंट को, ये हमारा फोर्स कांस्टेंट है। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को कह दीजिए या इनर्शियल मास कह दीजिए। तो कहीं से अगर आपको फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए, कहीं से अगर आपको पार्टिकल का मास पता चल जाए, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है, तो फोर्स कांस्टेंट को मास ऑफ द पार्टिकल से डिवाइड कीजिए, उसका अंडर रूट लीजिए, आपको मिल जाएगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि 1 सेकंड में पार्टिकल आपका कितना ऑसिलेट कर जाएगा। इसी तरह से एक सॉल्यूशन आप आपके साई का कुछ ऐसे भी दे सकते हैं कि साई जो कि एक फंक्शन है टाइम का, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। याद कीजिएगा, अगर ये पेंडुलम है, आपका ओ जो है वो मीन पोजीशन है, तो हम कह देंगे T1 टाइम के ऊपर ए पर था, T2 टाइम के ऊपर बी पर आ गया, और एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच गए T3 टाइम के ऊपर। तो देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे टाइम भी तो चेंज हो रहा है। तो हमारा जो टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट है वो किसका फंक्शन है, टाइम का। तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी दिखा सकते हैं। सी ए कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर अल्फा, अल्फा अगेन इज ए कांस्टेंट, एंड टी आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड। तो अब ये देखिए ओवरऑल अगर आप लमसम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास 4 तरह के सॉल्यूशन आ गए हैं साई के। डिस्प्लेसमेंट को ए साइन ओमेगा टी से भी दिया जा सकता है। देखिए साई का फंक्शन, साई फंक्शन हो गया ना टी का। डिस्प्लेसमेंट को आप बी कोस ओमेगा टी से भी दे सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को आप ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी से भी दे सकते हैं। और आप डिस्प्लेसमेंट को सी ई रेज टू पावर अल्फा टी से भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स कि न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं। अगर हमें कोस की फॉर्म में दे रखी है तो हम हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कोस की फॉर्म में ले लेंगे।
साइन की फॉर्म में दे रखे तो साइन की फॉर्म में ले लेंगे, अगर दोनों की फॉर्म में दे रखे तो दोनों की फॉर्म में ले लेंगे, और अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा हो तो हम ये वाला रिजल्ट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।